by Britishers. Students, today we will discuss about the annexation of Awadh. As you all know, Britishers, in order to expand their empire, they tried to conclude such kind of treaties with princely states of India so that they can get the right to enhance their empire by annexing these territories anyhow. Now, today we will discuss about annexation of Awadh. As we all know, there are many annexations done earlier and later also, but annexation of Awadh was fatal for British Empire. That we will discuss how. That we will discuss at the end of our presentation. Now, what was the province of Awadh? Who founded the autonomous state of Awadh, and who were the rulers consecutively reigned the province of Awadh till 1856, that is the time before annexation of Awadh. बच्चों, आज के उसमें हम अवध के विलय की चर्चा करेंगे. आपके देखिए, पंजाब, अवध, बंगाल, मराठा, मैसूर, इन राज्यों का विलय किस तरह से हुआ, किस तरह से अंग्रेज़ों और इन राज्यों के जो रूलर्स थे उनके बीच में कैसे संबंध थे, उन सबको हमने पहले देखा. इसके पहले हमने बंगाल, फिर मैसूर को पढ़ा. अब हमारा जो तीसरा प्रोविंस है वो है अवध का राज्य. अवध जो है, इसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क ने की थी. देखिए, शहादत खां बुरहान उल मुल्क जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध. अवध राज्य की जो, यूँ नहीं कह सकते आप अवध राज्य, बल्कि यूँ कहिए स्वतंत्र अवध राज्य की जो स्थापना है वो सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी. ये सआदत खान बुरहान उल मुल्क जो है ईरानी शिया था और 1722 में इसने ये स्वतंत्र अवध राज्य स्थापित किया. इसके लिए राइट उसे किससे मिला है? देन मुगल एम्परर मोहम्मद शाह जो उस समय का मुगल बादशाह था, उसने अवध का सूबेदार के रूप में शहादत खां को नियुक्त किया और धीरे धीरे शहादत खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया. उसी समय में उन 10 साल के पीरियड्स में नादिर शाह के भारत पर आक्रमण हो रहे थे. नादिर शाह ने उसके काल में 1739 में आक्रमण किया और उस आक्रमण के तत्पश्चात उससे 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे वो दे नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है. आपको सिर्फ इसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि शहादत खान बुरहानुल मुल्क जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध. उसने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी 1722 में. इसके बाद जो रूलर बनता है वो है सफदर जंग जो है वो उसका भतीजा भी था और दामाद भी. सफदर जंग जो है ये अवध का नवाब बना. 1739 से 54 तक रहा और 44 के अंदर जो मोहम्मद शाह है उसने इसे अपना वज़ीर नियुक्त कर दिया. सफदर जंग जो है, इसके काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ और मुग़लों की सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध लड़े गए, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है मणिपुर का युद्ध. जो मणिपुर का युद्ध है उसमें सफदर जंग ने मुग़लों का साथ दिया और जो सम्राट अहमद शाह है उसने प्रसन्न होकर उसे अपना वज़ीर बना लिया और 1753 तक सफदर जंग जो है वो वज़ीर बना रहता है. 1754 में सफदर जंग की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला जो है वो नया नवाब बनता है. अब देखिए, शुजाउद्दौला जो है वो नया नवाब बनता है और अवध के नवाब के पद के साथ ही जो शाह आलम द्वितीय जो है, शुजाउद्दौला ने शाह आलम द्वितीय को जो है लखनऊ में शरण दे दी
आपको पता है ना, बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी हमने डिस्कस किए थे, और उस समय हमने देखा था कि जो शाह आलम सेकंड जो है, शाह आलम सेकंड मुग़ल बादशाह है, जो भगोड़ा है, जिसके पास कोई राइट्स नहीं है, लेकिन वो मुग़ल एम्परर है। दूसरी तरफ शुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब है, जिसने उस समय मीर कासिम को किस तरह से मदद की थी। तो उसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में हुई थी, उसकी भी हमने बंगाल के शासन स्थापना की दौरान हमने चर्चा की थी। ये वही शुजाउद्दौला है जो अवध का नवाब है। तो इसने उस समय में शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी थी। और पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था ना, देखिए ये उस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली की रेड्स हो रही हैं इंडिया पे। अहमद शाह अब्दाली जो है, उसने जब पानीपत के युद्ध में यहाँ पे अटैक किया था इंडिया पे, मराठास पे स्पेशली, तब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। शुजाउद्दौला ने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने की भी स्वीकृति कर दी थी, क्योंकि जो रिंग फेंस पॉलिसी उसके तहत उसने, आपको पता है ना, बफर स्टेट रहा है अवध हमेशा से। 1773 के अंदर शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, इन दोनों के बीच में ट्रीटी ऑफ बनारस हुई। बनारस की संधि होती है, जिसके द्वारा जो कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले हैं, कंपनी ने अवध को 50 लाख रुपए के अंदर बेच दिए। ट्रीटी ऑफ बनारस, बनारस की जो संधि है वो भी आपको महत्वपूर्ण है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ट्रीटी ऑफ बनारस व्हेन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए 1773 में बनारस की संधि अस्तित्व में आई। फिर इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बिटवीन हुम ट्रीटी ऑफ बनारस वाज कॉन्क्लूडेड, किन दो पार्टीज के बीच में ये संधि हुई थी। तो उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स और गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके और शुजाउद्दौला के मध्य जो अवध का नवाब है, ये बनारस की संधि हुई थी। और इस संधि के तहत क्या किया गया है, कड़ा और इलाहाबाद नवाब को सौंप दिया गया। तो ये तीनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रीटी ऑफ बनारस व्हाइल रीडिंग शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला को पढ़ते समय बनारस की संधि के ऊपर आप अपना फोकस रखेंगे, क्योंकि इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके लिए ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं, उसने ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी जो है उसने अवध में अपने स्टेशन कर ली। यानी बनारस की संधि के बाद शुजाउद्दौला ने ब्रिटिश जो है उनको ये हक दे दिया कि वो अपनी एक सैनिक टुकड़ी हमारे अवध राज्य में रख सके, और इसका खर्चा सारा का सारा नवाब शुजाउद्दौला ही वहन करेगा। ब्रिटिशर्स की मदद से शुजाउद्दौला ने आगे जाके रोहेलखंड के रोहिलास जो हैं उनको परास्त किया और रोहेलखंड को अवध का हिस्सा बना लिया 1774 में। तो देखो 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो बनारस की संधि जिससे अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों के साथ उसकी मित्रता हो गई है। कड़ा और इलाहाबाद जो है उस समय के कंटेम्प्रेरी नवाब जो हैं उनके साथ कोई ना कोई ट्रीटी कर रहे हैं या कोई ना कोई बेनिफिट कंपनी को पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड डलहौजी, ये सभी इम्पॉर्टेंट रूलर्स, इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए व्हेन यू स्टडी द अवध स्टेट। अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ तक देख लिया, वेलेस्ली हो गया है। वेलेस्ली के बाद अब विलियम बेंटिंग जो है वो 1833 के अंदर है। अब आप ये देखो, लॉर्ड ऑकलैंड जो है उनका क्या रोल है, विलियम बेंटिंग का क्या रोल है, ये सारे के सारे आप यू मस्ट नो। इन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू मस्ट ओनली हैव द आइडिया कि हु इज़ द देन गवर्नर जनरल
वाजिद अली शाह जो है 1848 के अंदर लॉर्ड डलहौजी जो है इनके कार्यकाल में गवर्नर जनरल बन के भारत आता है। लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आ रहा है तो लॉर्ड डलहौजी जो है लॉर्ड डलहौजी की अपनी एक नीति है, वो बहुत ओवर एम्बिशियस है और लॉर्ड डलहौजी चाहता है कि कैसे भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बढ़े। तो उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने कर्नल स्लीमन को अवध के दौरे पर भेजा। कर्नल स्लीमन जो है जब अवध के दौरे पर जाता है तो उसने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें ये दर्शाने की कोशिश की कि अवध की स्थिति बहुत ही दयनीय है और अवध का जो है विलय कर लेना चाहिए। परंतु अवध के विलय जो है उस पर विरोध होता है। फिर बिशप हैबर जो है उन्होंने एक गैर सरकारी रिपोर्ट पेश करी। उसने भी अवध में अच्छी तरह घूम घूम कर अवध की खेती, जनसंख्या, उद्योग, लोगों की प्रसन्नता, इन सब की स्थिति को देखा और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अवध में बहुत कुशासन है, मिस रूल जिसे कह सकते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है अवध के अंदर जिसके कारण अवध का एनेक्स किया जाए। लेकिन 1854 के अंदर जेम्स आउट्रम जो है, मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ सर जेम्स आउट्रम then resident of Awadh, annexation of Awadh took place by Lord Dalhousie in 1856। तो उस समय 1854 में कर्नल जेम्स आउट्रम जो है वो लखनऊ का रेजिडेंट बनाया जाता है और उसने क्या किया, उसने बड़ी चालाकी से प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन कर दिया और एनेक्सेशन हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, वाज एनेक्सेशन ऑफ अवध इनएविटेबल? क्या अवध का विलय रोका जा सकता था? क्या वो ज़रूरी था? यस। देखिए, अवध का जो विलय किया उसको लॉर्ड डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल बताया जाता है। सबसे भयंकर राजनीतिक भूल क्योंकि जस्ट इसी अवध के विलय के तुरंत बाद 1857 में 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस, है ना। The annexation of Awadh was the last annexation done by Lord Dalhousie, and just next to it, revolt of 1857 occurred consequently. जो अवध विलय है उस समय जो जेम्स आउट्रम जो है उसने वाजिद अली के समय में जो प्रशासन है उसको बहुत ही बुरा बताया, कहा कि पूरी सब जगह संपूर्ण अवध में कुशासन है और इस तरह से उसकी रिपोर्ट को ग्राउंड बनाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर दिया। अवध के विलय के बाद जेम्स आउट्रम जो है उसको अवध का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। He was appointed as first chief commissioner of Awadh just next to its annexation। और आउट्रम जो है उसके बाद मिस्टर जैक्सन है वो चीफ कमिश्नर बनता है। तो इस तरह से संपूर्ण अवध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। और वाजिद अली शाह का क्या किया, वाजिद अली शाह को जो है पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। ही वॉज डिपोर्टेड टू कैलकटा विद पेंशन, है ना। और अवध जो विलय है इस प्रकार से 1857 की क्रांति के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। ये लास्ट में आई हैव डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो दो चीज़ होती है, एक तो जो अवध के दरबार में जो लोग दरबारी थे, ऑफिशियल्स थे, आर्टिस्ट थे, नोबल्स थे, वो सब अवध की राजधानी लखनऊ को छोड़ के, अवध को छोड़ के तितर बितर हो जाते हैं और अंग्रेज़ों का उस पर कब्ज़ा हो जाता है। और अंततः 1857 की क्रांति में अवध का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ब्रिटिशर्स, लॉर्ड डलहौजी स्पेशली गवर्नर जनरल जो थे उस समय के, अगर वो इस पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉलो नहीं करते और एनेक्सेशन ऑफ अवध नहीं होता तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति को इतनी जल्दी होने में इट कुड हैव स्टॉप्ड रिवोल्ट ऑफ 1857 बिफोर टाइम। ठीक है ना, 1857 की क्रांति शायद नहीं होती, पर
1857 की क्रांति जो है वो उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी एनेक्सेशन ऑफ अवध यानी अवध के विलय को माना जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आप पूरे के पूरे इस लेक्चर में 3-4 चीज़ें याद रखनी है आपको। गवर्नर जनरल्स, रूलर्स में भी सिर्फ 4 ही ज़्यादा है। फाउंडर जो शहादत बुरहान उल मुल्क है, आखिरी शासक जो नवाज़ुद्दीन अली शाह है, और बीच में शुजाउद्दौला और आसफउद्दौला, जिनके समय में बनारस की संधि और फैज़ाबाद की संधि होती है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आई कैन सॉल्व इट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Annexation of Awadh by Britishers. Students, today we will discuss about the annexation of Awadh. As you all know, Britishers, in order to expand their empire, they tried to conclude such kind of treaties with princely states of India so that they can get the right to enhance their empire by annexing these territories anyhow. Now, today we will discuss about annexation of Awadh. As we all know, there are many annexations done earlier and later also, but annexation of Awadh was fatal for British Empire. That we will discuss how. That we will discuss at the end of our presentation. Now, what was the province of Awadh? Who founded the autonomous state of Awadh, and who were the rulers consecutively reigned the province of Awadh till 1856, that is the time before annexation of Awadh. बच्चों, आज के उसमें हम अवध के विलय की चर्चा करेंगे। आपके देखिए, पंजाब, अवध, बंगाल, मराठा, मैसूर, इन राज्यों का विलय किस तरह से हुआ, किस तरह से अंग्रेज़ों और इन राज्यों के जो रूलर्स थे उनके बीच में कैसे संबंध थे, उन सबको हमने पहले देखा। इसके पहले हमने बंगाल, फिर मैसूर को पढ़ा। अब हमारा जो तीसरा प्रोविंस है वो है अवध का राज्य। अवध जो है इसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क ने की थी। देखिए, शहादत खां बुरहान उल मुल्क जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध। अवध राज्य की जो, यूँ नहीं कह सकते आप अवध राज्य, बल्कि यूँ कहिए स्वतंत्र अवध राज्य की जो स्थापना है वो सादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। ये सादत खान बुरहान उल मुल्क जो है ईरानी शिया था और 1722 में इसने ये स्वतंत्र अवध राज्य स्थापित किया। इसके लिए राइट उसे किससे मिला है? देन मुगल एम्परर मोहम्मद शाह जो उस समय का मुगल बादशाह था, उसने अवध का सूबेदार के रूप में शहादत खां को नियुक्त किया और धीरे धीरे शहादत खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसी समय में उन 10 साल के पीरियड्स में नादिर शाह के भारत पर आक्रमण हो रहे थे। नादिर शाह ने उसके काल में 1739 में आक्रमण किया और उस आक्रमण के तत्पश्चात उससे 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे वो दे नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। आपको सिर्फ इसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि शहादत खान बुरहानुल मुल्क जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध। उसने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी 1722 में। इसके बाद जो रूलर बनता है वो है सफदर जंग जो है वो उसका भतीजा भी था और दामाद भी। सफदर जंग जो है ये अवध का नवाब बना, 1739 से 54 तक रहा और 44 के अंदर जो मोहम्मद शाह है उसने इसे अपना वज़ीर नियुक्त कर दिया। सफदर जंग जो है इसके काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ और मुग़लों की सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में
युद्ध लड़े गए, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है मणिपुर का युद्ध। जो मणिपुर का युद्ध है उसमें सफदरजंग ने मुगलों का साथ दिया और जो सम्राट अहमद शाह है उसने प्रसन्न होकर उसे अपना वज़ीर बना लिया और 1753 तक सफदरजंग जो है वो वज़ीर बना रहता है। 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला जो है वो नया नवाब बनता है। अब देखिए शुजाउद्दौला जो है वो नया नवाब बनता है और अवध के नवाब के पद के साथ ही जो शाह आलम द्वितीय जो है, शुजाउद्दौला ने शाह आलम द्वितीय को जो है लखनऊ में शरण दे दी। आपको पता है ना, बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी हमने डिस्कस किए थे और उस समय हमने देखा था कि जो शाह आलम सेकंड जो है, शाह आलम सेकंड मुग़ल बादशाह है जो भगोड़ा है, जिसके पास कोई राइट्स नहीं है, लेकिन वो मुग़ल एम्परर है। दूसरी तरफ शुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब है, जिसने उस समय मीर कासिम को किस तरह से मदद की थी। तो उसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में हुई थी, उसकी भी हमने बंगाल के शासन स्थापना की दौरान हमने चर्चा की थी। ये वही शुजाउद्दौला है जो अवध का नवाब है। तो इसने उस समय में शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी थी। और पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था ना, देखिए ये उस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली की रेड्स हो रही हैं इंडिया पे। अहमद शाह अब्दाली जो है उसने जब पानीपत के युद्ध में यहाँ पे अटैक किया था इंडिया पे, मराठास पे स्पेशली, तब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। शुजाउद्दौला ने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने की भी स्वीकृति कर दी थी, क्योंकि जो रिंग फेंस पॉलिसी उसके तहत उसने, आपको पता है ना, बफर स्टेट रहा है अवध हमेशा से। 1773 के अंदर शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, इन दोनों के बीच में ट्रीटी ऑफ बनारस हुई। बनारस की संधि होती है, जिसके द्वारा जो कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले हैं, कंपनी ने अवध को 50 लाख रुपए के अंदर बेच दिए। ट्रीटी ऑफ बनारस, बनारस की जो संधि है वो भी आपको महत्वपूर्ण है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ट्रीटी ऑफ बनारस व्हेन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए 1773 में बनारस की संधि अस्तित्व में आई। फिर इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बिटवीन हुम ट्रीटी ऑफ बनारस वाज कॉन्क्लूडेड, किन दो पार्टीज के बीच में ये संधि हुई थी। तो उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स और गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके और शुजाउद्दौला के मध्य जो अवध का नवाब है, ये बनारस की संधि हुई थी। और इस संधि के तहत क्या किया गया है, कड़ा और इलाहाबाद नवाब को सौंप दिया गया। तो ये तीनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रीटी ऑफ बनारस व्हाइल रीडिंग शुजाउद्दौला को पढ़ते समय बनारस की संधि के ऊपर आप अपना फोकस रखेंगे, क्योंकि इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके लिए ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं, उसने ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी जो है उसने अवध में अपने यहाँ स्टेशन कर ली। यानी बनारस की संधि के बाद शुजाउद्दौला ने ब्रिटिश जो है उनको ये हक दे दिया कि वो अपनी एक सैनिक टुकड़ी हमारे अवध राज्य में रख सके, और इसका खर्चा सारा का सारा नवाब शुजाउद्दौला ही वहन करेगा। ब्रिटिशर्स की मदद से शुजाउद्दौला ने आगे जाके रोहेलखंड के रोहिलास जो हैं उनको परास्त किया और रोहेलखंड को अवध का हिस्सा बना लिया 1774 में। तो देखो 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो बनारस की संधि जिससे अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों के साथ उसकी मित्रता हो गई है, कड़ा और इलाहाबाद जो हैं वो
दे दिए गए हैं और कंपनी ने अवध को 50 लाख रुपए में दे दिए, क्योंकि कड़ा और इलाहाबाद, बनारस की संधि जब हुई थी तब कड़ा और इलाहाबाद जो है अंग्रेज़ों को नवाब ऑफ बंगाल से मिल गए थे और उन्होंने ये शुजाउद्दौला को दे दिए। ठीक है, अब रोहिलखंड जो है वो भी अवध का हिस्सा हो गया। तो इस तरह से 1754 से 75 तक के समय में शुजाउद्दौला ने ब्रिटिशर्स के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखने का प्रयत्न किया। शुजाउद्दौला के समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना। प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि प्लासी के युद्ध के समय या बक्सर के युद्ध के समय अवध का